दोस्तों, आज की कहानी है किराएदार मेरे अपने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुधीर वर्मा जी, जो अपनी नौकरी से रिटायर हैं, और उनकी पत्नी हमारी सोसाइटी में रहते हैं। कुछ मकान छोड़कर उनका घर है। उनका 2 मंजिला मकान है। वैसे तो 2 बेटा बहू हैं, 2 पोता पोती हैं, पर अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। कभी कभी तीज त्योहार पर आना होता है, वरना वह भी नहीं होता। दोनों अंकल आंटी ही बस एक दूसरे का सहारा थे। ज्यादा उम्र हो जाने के कारण आंटी ज्यादा काम नहीं कर सकती थी, इसलिए एक फुल टाइम मेड लगी थी घर का सब काम करने के लिए। खाना बनाने का काम आंटी ही करती थी, क्योंकि अंकल को आंटी के हाथ का ही खाना पसंद था। मकान के ऊपर का हिस्सा किराए पर दे रखा था, जिसमें रमेश और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों ही मिलनसार स्वभाव के थे। दोनों का अंकल आंटी के साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हमारा उनसे परिचय हुआ। दोनों अंकल आंटी सोसाइटी पार्क में शाम को टहलने आते थे, और धीरे धीरे यह मुलाकात अच्छी जानकारी में बदल गई। मैं मेरी 5 साल की बेटी को पार्क में लेकर जाती थी। अंकल और आंटी बहुत ही खुश मिजाज स्वभाव के लोग थे, पर बेटों और बहुओं के व्यवहार के कारण थोड़े चिंतित जरूर रहते थे। एक ही सोसाइटी में रहने के कारण किसी न किसी के यहाँ मुलाकात हो जाती थी, पर काम की व्यस्तता के कारण आना जाना न था। एक दिन जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौटी, तो पता चला कि आंटी की हालत बहुत खराब है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं, पर वहां से आंटी वापस ना आ पाई। वहीं वह चली गई थी अनंत यात्रा पर, जहां से कोई वापस नहीं आ पाता। आंटी के जाने का गम धीरे धीरे अंकल को अंदर ही अंदर खाया जाने लगा। उनके बहू बेटे आए, अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद वापस चले गए थे। जब अंकल बिल्कुल अकेले रह गए थे, काम करने वाली काम करने आती थी, तो अंकल के लिए खाना भी बना देती थी। ऐसे में सुरेश और उनकी पत्नी ही अंकल का ध्यान रखती थी। बेटे बहू साल में कभी कभार 1 या 2 बार आ जाते थे, और 1-2 दिन रुककर वापस भी चले जाते थे। अंकल की तबीयत अब पहले से खराब रहने लगी थी, परंतु उनके वह बेटे उन्हें शायद अपने साथ रखना ही नहीं चाहते थे। एक बार किसी ने पूछ भी लिया कि अपने पिता को अपने साथ ले जाओ, तो बोले कि हम सब तो ऑफिस चले जाते हैं और शाम को लौटते हैं, और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। ऐसे में पिताजी सारा दिन अकेले कैसे रहेंगे। यहाँ सुरेश और उसकी पत्नी रहते हैं, और सोसाइटी में पिताजी के दोस्त भी हैं, तो पिताजी को अकेलापन महसूस नहीं होता। आज अंकल की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्होंने सुरेश को बुलाया, वही उन्हें अस्पताल लेकर गया। अंकल को एडमिट कर लिया गया। सोसाइटी के 1-2 लोग और थे वहाँ। अंकल जी के बेटों को खबर कर दी गई, परंतु उन्होंने कहा कि ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाएंगे। सारा दिन उन्हीं के आने का इंतजार हो रहा था। पूरा दिन बीत गया, पर कोई नहीं आया था। बाकी सोसाइटी वाले भी अपने घर जा चुके थे। अंकल को होश आ गया था। उन्होंने सोचा कि अभी तक उनके बेटे बहू आ चुके होंगे, उनसे मिलने के लिए तड़प रहे होंगे। उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। रूम में आने पर वहां केवल सुरेश को देखकर इशारों से बेटे के बारे में पूछा, तो सुरेश ने बताया कि उन्हें तत्काल खबर कर दी गई है, आते ही होंगे। अंकल निराश हो गए थे। उन्होंने आंखें बंद कर ली। बस उनके आंसू बह रहे थे। वे अपना दुख किसी के सामने बयान नहीं करना चाहते थे। वे भी समझ चुके थे कि उनके बेटों के पास इतना समय ही नहीं है कि उनके हालचाल भी लेने आ जाएं। पूरी रात सुरेश ही उनके साथ रहा। सुरेश ने एक बेटे के समान उनका ख्याल रखा। दूसरे दिन छोटे बेटे संदीप का फोन आया कि उन लोगों की छुट्टी नहीं मिली है, और बड़े भाभी और भाई बाहर घूमने गए हैं, क्योंकि उनकी बेटी का जन्मदिन है। प्लीज़ उनके पिताजी का ध्यान रखें। अस्पताल का बिल ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। छुट्टी मिलते ही वह सब घर आ जाएंगे। तीसरे दिन अंकल डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। सुरेश और उसकी पत्नी उनका पूरा ख्याल रख रहे थे।
सुरेश ने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ले रखी थी। 4 दिन बाद उसे ऑफिस जाना था। उसने व उसकी पत्नी ने अंकल जी का पूरा ध्यान रखा था। अब अंकल स्वस्थ हो चले थे, परंतु बीमारी के दौरान जिस तरह से उन बेटों और बहुओं ने व्यवस्था करने के लिए सुशील से कहा, उससे अंकल को बहुत दुख पहुंचा था। करीब 1 हफ्ते बाद दोनों बेटे परिवार सहित आए। अंकल का ध्यान रखने के लिए सुरेश और उसकी पत्नी का धन्यवाद दिया था और एक फॉर्मेलिटी निभाकर चले गए। 2 महीने बाद उनकी बहू और बेटे फिर वापस आए और मकान के बंटवारे की बात करने लगे। उस दिन शाम को घर में झगड़ने की आवाज़ आने लगी। पता चला कि अंकल ने अपने दोनों बेटों को अपनी संपत्ति देने से साफ साफ मना कर दिया और अपना मकान सुरेश के नाम कर दिया। इसलिए दोनों बेटे उनसे झगड़ा कर रहे थे कि एक किराएदार के नाम आप अपना मकान कैसे कर सकते हैं। माना कि मुसीबत में इन्होंने हमारी मदद की है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि सारी जायदाद इनके नाम कर दो। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। आखिर क्या रिश्ता है आपका इनसे? अंकल ने कहा कि हाँ, यह किराएदार ही हैं। मेरा और इनका किराए का ही रिश्ता है। मेरे घर में रहने का यह लोग किराया देते हैं, लेकिन यह लोग मेरी सेवा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। फिर भी रिश्ते का कोई बंधन ना होते हुए भी इन दोनों ने मेरी इतना ख्याल रखा। जिस समय मुझे मेरे बेटे और बहू की ज़रूरत थी, उस समय यह दोनों ही मेरे साथ खड़े थे। इन्होंने ही मेरा दिन रात ख्याल रखा है। मेरे बेटों के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं था। मेरे सुख दुख में बस मेरे किराएदारों ने ही मेरी मदद की है। इसलिए मैंने यह मकान इन दोनों के नाम कर दिया है। जब तक मैं जीवित हूँ, यह दोनों यहीं रहेंगे और मेरे मरने के बाद यह मकान इन दोनों का होगा। दोनों बेटों के पास पिताजी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह दोनों गुस्से में वहां से चले गए। दोस्तों, हमें अपनी माँ बाप और बड़े बुजुर्गों का बुढ़ापे में उनका ख्याल रखना चाहिए। उन्हें हमारे प्यार की आवश्यकता होती है। बुढ़ापा भी बच्चों के समान होता है। हमें अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल भी अपने बच्चों की तरह ही रखना चाहिए। वह अपने दिल से आपको आशीर्वाद देंगे। क्यों बोझ हो जाते हैं वह झुके हुए कंधे, जिन पर चढ़कर कभी हम दुनिया देखा करते थे। तो दोस्तों, यह थी एक कहानी जो कि बुजुर्गों के साथ होने वाले बुरे व्यवहार को दर्शाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।